तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको एप्सिलॉन आर या के से शो करते हैं, एप्सिलॉन आर या के। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये रेशियो है, अनुपात है किसका, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। ये रेशियो है, तो लिख लेंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, to the electrical permittivity of vacuum is called dielectric constant और relative permittivity के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। is called dielectric constant और relative electrical permittivity के अनुपात को क्या लिखा, आपेक्षिक, वो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है और करके, ये भी कह सकते हैं F0 FM, ये भी हो सकता है F0 FM, ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये फोर्स का भी रेशियो कह सकते हैं, बलों का। जैसे दो पॉइंट चार्ज हैं, दो बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज ये हैं Q1 Q2, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब ये वैक्यूम में रखे हुए, मान लीजिए निर्वात में रखे हैं, तो जो वैक्यूम में रखे जाएंगे निर्वात में, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर इसके बाद इनके बीच में कोई मीडियम ला कर रख दिया, तो किसी माध्यम में रखे हैं मीडियम में, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा। तो इन दोनों का जब रेशियो आएगा, इन दोनों बलों का, फोर्स का, उसको कहेंगे जाकर, तो लिख लेंगे द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, निर्वात में स्थित, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल,
the ratio of force of interaction between 2 point charges in air or vacuum, in air or vacuum, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, लगने वाला बल, in air or vacuum, to the force of interaction, to the force of interaction, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में स्थित, और किसी माध्यम में स्थित टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम पॉइंट चार्जेस, और किसी माध्यम में स्थित उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल बिटवीन सेम पॉइंट चार्जेस इन ए मीडियम, उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल बिटवीन सेम पॉइंट चार्जेस इन ए मीडियम इज कॉल्ड, उन्हीं बिंदु आवेशों के भी लगने वाले बल के अनुपात को, बल के अनुपात को इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया सकता है। ये यहाँ पर ऊपर m है, यहाँ नीचे उल्टा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे।
तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, दूसरे दूसरे चार्ज की वजह से उस पर जो फोर्स लग रहा है, उनका टोटल फोर्स जो है उन फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, वेक्टर योग के बराबर होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा टोटल। जैसे हमने यहाँ क्यू नॉट चार्ज लिया है, यहाँ से आर नॉट डिस्टेंस पर रखा हुआ है इस पर। अब इस क्यू नॉट चार्ज पर तीन चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है। Q1 वजह लग रहा है F01, Q2 वजह लग रहा है F02, Q3 वजह लग रहा है F3। तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? तो ये प्रिंसिपल कहता है इन जितने ये फोर्स लग रहे हैं इन सब का क्या होगा? वेक्टर सम होगा, वेक्टर योग हो जाएगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। यही उसके लिए भी लागू होगा, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ है। तो देखिए ये दो चार्ज ए और बी हैं, इन पर ए पर प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू है। इनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है, पहले एफ लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ए का 25% चार्ज, ए पर जितना चार्ज है उसका 25% बी को ट्रांसफ़र कर दें तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? इसके ट्रांसफ़र करने के बाद अब फोर्स क्या हो जाएगा ये पूछा गया, ट्रांसफ़र करने के बाद। तो देखिए पहले इनिशियली फोर्स कितना है? इनिशियली फोर्स प्रारंभ में
बल। तो फोर्स का फॉर्मूला बता दोगे, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 जगह पे आ जाएगा Q, और Q2 जगह पे भी Q आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये तो पहला इक्वेशन 1 हो गई, पहले तो ये रहेगा। अब आफ्टर ट्रांसफरिंग द चार्ज, आफ्टर ट्रांसफरिंग द चार्ज, आवेश स्थानांतरित करने के बाद, आवेश स्थानांतरित करने के बाद, अब देखिए पहले चार्ज देखिए हो क्या जाएगा। आप कह रहे हैं ए का 25% चार्ज, तो ए का कितना है, क्यू है पर 25% दे दिया जाएगा, तो इस पर बचेगा कितना, क्यू ए। 25% मतलब कितना हो गया, क्यू इंटू 25%, मतलब हो गया क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस, और 25 मतलब होता है अपान 100, तो 24। तो क्यू ए इक्वल टू, ये 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4Q माइनस क्यू, तो क्यू ए इक्वल टू 3/4Q। ये तो उस पर आ गया, ए पर हो गया। अब बी को दिया गया 25%, तो क्यू बी कितना हो जाएगा, क्यू बी देखिए माइनस है क्यू, क्यू बी कितना है, माइनस क्यू। अब इसको दिया गया है उसका 25% प्लस क्यू इंटू इसका 25% दिया गया, प्लस जोड़ा जाएगा। तो क्यू बी इक्वल टू आपका जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और 25% मतलब 25/100, तो वही फिर 100। तो यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये -4Q और ये प्लस क्यू, तो ये कितना बचा, क्यू बी इक्वल टू -3Q/4। आप कह रहे हैं फोर्स कितना हो जाएगा, आप फिर से देखिए, ये लगाएंगे आप ए और बी। अब इस पर चार्ज है क्यू ए और इस पर चार्ज है क्यू बी। अब फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ डैश ले लो, एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपान आर स्क्वायर। दूरी तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए की वैल्यू कितनी है 3/4Q, क्यू बी वैल्यू कितनी है, वो 3/4Q रख देंगे, माइनस का मतलब नहीं है कोई यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा 9/16, तो 9/16, और ये कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, एफ के, इसकी जगह एफ आ जाएगा, तो एफ डैश इक्वल टू आ गया 9/16 एफ आ गया, 9/16 एफ। तो यहाँ फोर्स पूछा गया एफ, दो छोटे स्फीयर हैं, गोले हैं, पहले पर चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरे पर है 3 × 10⁻⁷ कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो करें इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, बल कितना है, तो फार्मूला लगा दीजिए आप फोर्स का, एफ इक्वल टू वही कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए ये चीज़ हम पीछे बताना भूल गए थे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये वैल्यू होती है इसकी, याद रखेंगे। तो हो जाएगा 9 × 10⁹
अब पहला Q1 वैल्यू रख दो 2 इंटू 10⁻⁻7, Q2 वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁻⁻7, और आर दिया 30 सेंटीमीटर दिया, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, क्या कहते हैं 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 9 2 इंटू 3 अपॉन 3, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 है, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, 9 तो प्लस की है, 14 माइनस की, 9 प्लस की, तो ऊपर कितनी बची 14, 5 बची माइनस की, और नीचे हो जाएगी 10⁻⁻4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो 9 9 तो कैंसिल ही हो गए, 6 आ जाएगा। तो पावर अभी हो नहीं, इधर नीचे -2 × 3, तो 6 इंटू -3 आ जाएगा। अच्छा 1.1 है ये, सॉरी, तो 3 पॉइंट लिख दिया, 1.1 है क्वेश्चन नंबर। दोनों देखिए सेम चार्ज हैं, प्लस के हैं, इसलिए फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। हाँ, प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखिए 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 100, दो पावर माइनस कम हो जाएगी, -2 बची, ऊपर ले जाओ तो प्लस की 2 हो जाएगा, ऊपर है -5 3 बचेगी माइनस, और ये तो कैंसिल ही होगा, 6 बचा तो आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.2 है, वही एनसीईआरटी। कह रहे हैं कि स्मॉल स्फीयर है, इस पर चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम। फिर एक दूसरा स्मॉल स्फीयर है, इस पर चार्ज है 0.8 माइनस में है, -0.8 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस r है। अब सवाल में कह रहे हैं कि इनके बीच लगने वाला फोर्स F वो दिया गया 0.2 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट पूछा गया इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, r, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूछा गया। तो फार्मूला लगा दीजिए। तो फिर फार्मूला वही, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू दी गई है 0.2, और ये तो 9 इंटू 10⁻9 होती है। अब Q1 दिया है इतना, माइक्रो हटा देंगे, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6, और Q2 दिया है 0.8, यहाँ भी माइक्रो हटा देंगे 10⁻6, और ये R पूछा गया डिस्टेंस निकालना है। तो R को इधर ले आओ, ये उधर चला जाएगा, ये इसको यहाँ लाओ, वो उधर जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और अपॉन 0.2, और पावर कितनी हो जाएगी, 12 है, 6 6 12, 9 प्लस की, तो 10⁻³ अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एक पॉइंट तो हटा देंगे, 2 से कट जाएगा। अब ये आ जाएगा, देखिए ये पॉइंट हटाओगे, एक पावर माइनस और बढ़ जाएगी,
तो ये आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू, ये पॉइंट हटाएंगे तो माइनस की 1 बढ़ जाएगी, 16, 8 में 16 और 10 टू पावर माइनस 4। तो स्क्वायर हटाओ तो रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 16 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो रूट 9 का रूट होता 3, 16 का रूट होता 4, और रूट में पावर आधी हो जाती, तो आ जाएगा आर इक्वल टू आपका आ गया 3 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो आर इक्वल टू 12 इंटू 10 पावर-2 मीटर। ये आप कह सकते हैं 0.2 मीटर, 1 2। 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। फिर ये पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल कितना लगेगा, इसकी वजह से उस पर कितना बल लगेगा, ये पूछा गया। 2 पार्ट पूछे गए इसमें, पहले दूरी पूछी गई थी, ये वो तो निकल आई 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा पूछा गया इसकी वजह से उस पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए जब 2 चार्ज रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल एक दूसरे पर बराबर लगाते हैं, यानी ये जो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, वो ये भी उतना ही लगा रहा है, वो भी इतने लगा रहा है, दोनों के बीच इतना ही बल लगेगा, सेम, अलग अलग नहीं लगते हैं। जब दो चार्ज के बीच अगर फोर्स निकालेंगे 0.2 न्यूटन दिया गया है, तो इसका मतलब 0.2 न्यूटन ये भी उस पर लगा रहा है और वो भी उस पर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर सेम लगा रहे हैं, तो फोर्स वही रहेगा, सेम लगाते हैं, फोर्स नहीं बदलता, दोनों चार्ज जो है क्योंकि दोनों मिलाकर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फोर्स वही रहेगा, F इक्वल टू 0.2 न्यूटन वही रहेगा। एक एक पहला स्फीयर दूसरे स्फीयर पर यही लगाएगा, दूसरा पहले पे भी यही लगाएगा, सेम लगाएगा, पहला गोला दूसरे पर, दूसरा गोला इस पर लगाया जाकर।
तो यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है, वर्ग है, और हर एक उसके कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। ए पर रखा हुआ +2 माइक्रोकूलम, बी पर -5 माइक्रोकूलम, सी पर +2 माइक्रोकूलम, डी पर। अब कह रहे हैं इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया है। तो जो सेंटर पर जो चार्ज रखा है इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, केंद्र पर जो वर्ग रखा हुआ उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये देखें। अब हर एक कॉर्नर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो तो सेम होगी, क्योंकि ये तो डिस्टेंस भी, अगर आप ये आर मान लें तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, डिस्टेंस सब सेम है हर एक, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हर एक कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन बना लिया भाई। अब देखिए ये वाला जो प्लस है और जो रखा है यही प्लस है, ये क्या करेगा, इसको सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर भगाएगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो इधर तरफ लगेगा। ये हम इधर मान लेते हैं, ऐसा लग रहा है, ये एफ ए मान लो, और इधर वाला भी प्लस का है, उतना ही चार्ज है, तो ये उधर तरफ लगाएगा, तो ये इधर तरफ हो गया एफ सी। अब ये देखिए दोनों चार्ज क्या है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। अब इनके बीच निकालोगे आप, इसके बीच, तो Q1 है 2 माइक्रोकूलम और Q2 है 1, और डिस्टेंस R। यहाँ भी वही चीज़ है, Q1 इनके बीच जब निकालो तब भी वही आएगा, ये 2 माइक्रो, ये 1 माइक्रो। इसका मतलब ये दोनों जो फोर्स आएंगे वो बराबर आएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप ये कह सकते हो कि एफ ए इज इक्वल टू -FC। ये एक बात तो ये आ गई है। अब ऐसे ही इधर वाले देख लो, अब ये जो चार्ज रखा है माइनस का रखा है और ये है प्लस का, तो ये क्या करेगा, ये जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स लगेगा उधर तरफ लगेगा, ऐसे। ये हो गया एफ बी। और ऐसे ये भी माइनस का लगा हुआ है 5, तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से हो जाएगा इधर तरफ, ये हो जाएगा एफ डी। तो ये भी, चूँकि चार्ज दोनों सेम है, 5 यहाँ भी है, 5 वहाँ भी है, और डिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में। तो ये हो जाएगा एफ बी इक्वल टू माइनस हो जाएगा एफ डी। तो टोटल फोर्स देखिए क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स एफ इक्वल टू, सब जोड़ दीजिए, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। तो रखिए वैल्यू। अब देखिए एफ इक्वल टू, एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल है, अपोजिट है। तो जो इसकी जगह पर जब इक्वल है, तो जैसे ये हमने एफ ए लिखा और प्लस एफ बी। अब ये क्या हो जाए, अभी ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पर भी हम एफ ए लेते हैं, ये तो दोनों बराबर है ना, तो माइनस का लेकिन हो जाएगा माइनस एफ ए। ऐसे एफ डी और एफ बी बराबर है, तो एफ बी जब माइनस एफ बी रखते हैं, तो ये प्लस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो टोटल फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। वैसे भी तो हमने समझाने नहीं कह दिया, ये दोनों इक्वल अपोजिट हैं, एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, और ये भी इक्वल अपोजिट एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 0 हो गया बस। वो तो समझाने लिए हमने लिख दिया इसे, एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं, और अपोजिट हैं, विपरीत हैं एक दूसरे, ये दोनों बराबर हैं, विपरीत हैं, तो इक्वल हैं, अपोजिट है, तो क्या करें, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों इक्वल अपोजिट हैं, बराबर हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, टोटल मिलाकर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 4 0 हो जाएगा।
तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम में ये मान लेते हैं, इन्होंने पहले एक माना, सवाल ये है कि इसमें प्रोटॉन पर इतना चार्ज माना है, इलेक्ट्रॉन पर ये माना। अब जो कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम में, अब चूंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम पर कुल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इन हाइड्रोजन एटम, टोटल चार्ज इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में कुल आवेश Q इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, E प्लस डेल्टा E, और एक ही इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, माइनस E, तो ये कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा E आ गया, इतना आ गया। अब ये सवाल में कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम ये है, ये हाइड्रोजन एटम है, और एक हाइड्रोजन एटम ये है, 2 हाइड्रोजन एटम है। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। यानी यहाँ पर भी डेल्टा ई है चार्ज, और यहाँ पे भी डेल्टा ई चार्ज है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर मान लेते हैं। तो कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल एफ ई, और ये इक्वल है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी, ये बराबर हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू पूछी गई, डेल्टा ई क्या आएगा जाकर, ये पूछा गया, और ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻23 कूलाम, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻37 कूलाम, तीसरा है 10⁻⁻47 कूलाम, चौथा है 10⁻⁻20 कूलाम। ये नीट 2017 में आया था। तो अब फार्मूला लगाइए दोनों के। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का कैपिटल G M1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर उसका कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू होती है 9 10⁻9, और Q1 वही रख देंगे डेल्टा ई, और Q2 भी डेल्टा ई, दोनों पर चार्ज, इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू बता चुके हैं आपको 6.67 × 10⁻11। अब M1 मतलब मास, इसका हाइड्रोजन का मास वही होता है जो प्रोटॉन का होता है, 1.67 × 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, याद आ जाकर। तो डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 और 1.67 इंटू 10⁻54 हो जाएगा, और अपान 9 इंटू 10⁻9। अब पावर देख लो कितनी आ रही, बस पावर देखना मेन है, पावर, क्योंकि पावर लाना ना सवाल में। तो पावर ऊपर देखो कितनी हो रही है, 54 और 11 कितना हुआ, 65, और नीचे 9 है, ये भी जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो 65 और 9 74, 74 की आधी कितनी हुई, स्क्वायर हटाओगे तो आधी हो जाएगी, तो 37 आ जाएगी। तो 37 पावर है, बस बस स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, रूट में पावर आधी हो जाती है, 37 आ गई, पावर देखनी थी बस। बाकी आप सब छोड़ दीजिए। तो ये डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू पावर आ जाएगी 10⁻⁻74। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा √10⁻⁻74। तो डेल्टा इक्वल टू 10⁻⁻37 कूलाम आ जाएगा।
दो पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ कह रहे हैं सवाल में, अगले सवाल में एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हैं, डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच लगने वाला फोर्स जो दिया गया एफ, तो देख रहे हैं दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं प्लस क्यू डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके बीच लगने वाला बल फोर्स एफ दिया है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कह रहे हैं हर एक चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है, पॉजिटिव है तो वो बताना है नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन हर एक चार्ज से मिस हो रहे हैं, निकल गए। तो देखिए फोर्स का फार्मूला लगा दीजिए फिर। फोर्स का एफ इक्वल टू, फिर वही फार्मूला, एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 भी Q है और Q2 भी Q है और इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने D ली है यहाँ पर, तो आर जगह पे D कर देंगे। तो ये आ जाएगा एफ इक्वल, तो एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पर क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऐसे मल्टीप्लाई होगा जाकर, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। ये आएगा क्यू स्क्वायर, ये आएगा, हाँ सब नीचे चले जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू है। अब आपको फॉर्मूला बताया था क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई, तो इसकी जगह एन ई रख दो। तो एन ई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। तो हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। एन निकालना है तो एन स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओ तो रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर, ये आ जाएगा।
तो क्वेश्चन एक लिख लेंगे, when air is replaced by a dielectric medium of constant K, when air is replaced, जब वायु को when air is replaced by a dielectric medium of constant K, जब वायु को नियतांक के परावैद्युत माध्यम द्वारा हटा दिया जाता है, रिप्लेस बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, परावैद्युत माध्यम द्वारा हटा दिया जाता है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, तो निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच अधिकतम आकर्षण बल, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच अधिकतम आकर्षण बल। और ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन इंक्रीजेज के टाइम्स, के गुना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है, इंक्रीजेज के टाइम्स, के गुना बढ़ जाता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है, रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है, रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है। तीसरा है डिक्रीजेज के टाइम्स, के गुना कम हो जाता है, डिक्रीजेज के टाइम्स, के गुना कम हो जाता है। और चौथा है इंक्रीजेज के पावर -1 टाइम्स, चौथा इंक्रीजेज के की पावर -1 टाइम्स, के की घात -1 गुना बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन है के की घात -1 गुना बढ़ जाता है, 1 गुना बढ़ जाता है। और 1999 में ये आया है। हाँ, तो देखिए कल हमने नोट लिखवाया था आपको, कल आपको नोट लिखवाया था कि अगर दो चार्ज एयर में रखे हैं या वैक्यूम रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब अगर एयर को हटाकर या वैक्यूम को हटाकर कोई मीडियम रखते हैं, वहाँ कोई माध्यम रखते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, F = लिखा था आपको 1/F' या F = 1/4πε0 K, अब K आ जाएगा, और Q1 Q2/r²। और आपको ये पॉइंट लिखाया था कि अगर वैक्यूम जगह पे कोई मीडियम ले आएंगे, माध्यम ले जाएंगे, तो फोर्स क्या हो जाता, कम हो जाता। तो कितना कम हो जाएगा, के टाइम्स, के गुना कम हो जाएगा। ये आपके पास लिखा हुआ नोट लिखा था मैंने, तो के गुना जो है वो कम हो जाएगा, के गुना जो है कम हो जाएगा। अब है डालेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, आवेशित कणों का संतुलन। इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम में क्या जरूरी है, जब चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट बल है, नेट फोर्स टोटल, वो क्या हो, 0। ये इक्विलिब्रियम लिए ज़रूरी है, संतुलन लिए ज़रूरी है कि लगने वाले जितने बल हैं टोटल मिलाकर क्या हो जाए, 0, तभी संतुलन होगा, तभी बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे
इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तीन बिंदु आवेशों का संतुलन, तीन बिंदु आवेशों का संतुलन। ये मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्ज हैं, तो अब इनके बीच में एक तीसरा चार्ज रख दिया यहाँ पर, मान लीजिए Q रख दिया आपने यहाँ से x दूरी पर, तो ये कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स। x दूरी पर चार्ज रख दिया हमने, इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर Q चार्ज रख दिया। तो दो यहाँ पे दो सवाल पूछे जाते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू क्या हो ताकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए, यानी तीनों पर लगने वाला बल क्या हो जाए, फोर्स जीरो हो जाए। इस चार्ज की वैल्यू क्या हो, या फिर ये डिस्टेंस कितनी हो, यानी इधर से या उधर से कितनी डिस्टेंस पर रख दें कि तीनों इक्विलिब्रियम हो जाएं। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, चार्ज की वैल्यू क्या हो ताकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाएं, एक बात ये पूछी जाती है, या फिर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर रखें ये एक्स ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएं, संतुलन में आ जाएं, लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए जाकर। तो पहले हम Q की वैल्यू बताते हैं आपको। तो Q इक्वल टू यहाँ पर हो जाए जाकर कितनी Q की वैल्यू हो, तो इसके लिए फार्मूला है माइनस Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे बस। और अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला होगा, x इक्वल टू, अगर कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर चार्ज को रखा जाए, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 और इंटू आर, ये फार्मूला हो जाएगा इंटू आर। देखिए इस पे सवाल एक आया है, ये Q चार्ज हैं दो, और इसके सेंटर पे बिल्कुल ये रखा गया Q बीचों बीच में। तो यहाँ पे जगह द सिस्टम ऑफ द three charges will be in equilibrium if Q is equal to तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q बराबर है, और ऑप्शन यहाँ पर है माइनस Q अपॉन 4, दूसरा है Q अपॉन 4, तीसरा है माइनस Q अपॉन 2, चौथा है Q अपॉन 2। ये 1995 में आया था, फिर 2013 में आया। तो चार्ज दो चार्ज Q रखे हैं, तो उनके बीचों बीच में तीसरा चार्ज स्मॉल Q रख दिया गया है,
तो कह रहे हैं तीनों चार्ज बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम में कब होंगे, क्योंकि कितनी वैल्यू हो ताकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पर आप रख दीजिए Q1 जगह पर भी Q रख दो, कैपिटल Q2 दोनों बराबर है ना, Q2 जगह पे कैपिटल Q रख दो, यहाँ भी रखो, देखो क्या आ रहा। ये रखो वैल्यू, ये फार्मूला लगेगा बस। हम्म हम्म तो नीचे रूट क्यू 2 रूट क्यू हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो बस आ गया। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर है -Q², और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और उससे रूट हट जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये Q कैंसिल हो गया, -Q/4 आ गया। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो बहुत आसान है, वरना तो ये बहुत लंबा 1-1.5 पेज का है। वैसे पैसे दूसरी तरीके भी लग जाएगा, तो वो लग जाएगा √Q प्लस √Q, तो 2 √Q हो गया वो, और उसका स्क्वायर कर दीजिए पूरे होल, तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट लगा हुआ तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ये तो हमने Q निकाली, अगर डिस्टेंस निकालनी होती तो वो निकाले। देखिए ये 2 चार्ज रखे हुए हैं यहाँ पर, +9E और +E, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर रखे गए। तो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर Q रखें ताकि ये तो संतुलन में आ जाए, बैलेंस आ जाए। लिखा, क्वेश्चन पूछा गया, वेयर शुड चार्ज Q be placed so that the system will be in equilibrium। आवेश Q को कहाँ रखा जाए ताकि निकाय संतुलन में हो। और ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो x वाला फार्मूला लगा दो अभी। तो x वाला क्या था फार्मूला, x इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन √Q1 √Q2 इंटू R। तो x Q1 कितना है 9, अंडर रूट 9E, और नीचे ये तो √9E हो गया, प्लस ये √E हो गया, और R कितना दिया 16। तो x इक्वल टू 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √E, और नीचे कितना आ जाएगा 3
रूट E1 प्लस रूट E, तो ये x इंटू 16, तो x इक्वल टू हो गया थ्री रूट E, और नीचे 4 रूट E हो जाएगा इंटू 16, बारह आएगा, यही आएगा, 12 ही आएगा। हमने चूंकि वहाँ वो लिया था ना, ये इधर से लिया था तो उधर ही से लिया जाएगा। रूट थ्री रूट E प्लस E, तो 4 रूट E हो जाएगा। ये तो आप समझ गए, 3 रूट E प्लस रूट E, तो 4 रूट E हो गया। अगर आप रूट E कॉमन ले लें तो 3 प्लस 1 तो 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 रूट E, और ऊपर 3 तो 12 आ गया।